हेलो भाई लोग, मैं आ गया हूँ पार्ट 2 लेके। पार्ट 1 बहुत मस्त वीडियो बनी है, जाके देख लो अगर नहीं देखा तो। नहीं तो इस पार्ट में थोड़ा कम समझ में आएगा, जाके एक बार देख लो, बहुत मस्त वीडियो। चुप से वाला टॉपिक शुरू करो, वीडियो अच्छी बनी है खराब उन लोग को डिसाइड करने दो, समझे? ओह नो, तो चुप रहे। तो हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तक पहुंचे थे और अब बारी है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड कोई मंगल ग्रह से तो आया नहीं, इसीलिए फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है। पर जब जब स्पीड बदलेगी तो जितनी दूरी तक स्पीड रहेगी वो और जितने समय के लिए रहेगी वो, उन सभी डिस्टेंस और टाइम को बारी बारी ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ एस एवरेज इक्वल्स हुआ d1 प्लस d2 प्लस d3 तब तक जब तक स्पीड बदल रही है अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। यहाँ ध्यान देना कि जो भी डिस्टेंस या टाइम ज़्यादा बड़ा होगा उसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पे फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। इतना जानने के बाद अगर तुम लोग को लग रहा है कि एवरेज स्पीड यहीं ख़त्म, तो ये तुम लोग की गलतफहमी है। अभी तो हर मीटर एक एक सेकंड पे कितनी स्पीड होगी ये निकालना बाकी है। बेचारे हम स्टूडेंट्स इतना पढ़ के ये सोचते हैं कि हमें सब आ गया और अब एग्ज़ाम एकदम मस्त जाएगा, पर ये टीचर सवाल वहाँ से पूछ लेते हैं जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। फिर हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ने के 2 मिनट बाद तक ये सोचते रहते हैं कि सालों ने प्लूटो की पॉटी पढ़ा के सन का मास पूछ लिया। पहला है टाइम एवरेज स्पीड। यहाँ एवरेज स्पीड निकालने के लिए तुम्हें डिस्टेंस वाला सारा टर्म हटा देना है और उन सभी की जगह स्पीड इंटू टाइम स्पीड इंटू टाइम स्पीड इंटू टाइम लिख देना है। कैसे? क्योंकि स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इंटू टाइम। दूसरा है डिस्टेंस एवरेज स्पीड। यहाँ डिस्टेंस की चलेगी, यानी एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले में टाइम को निकलना होगा, इसीलिए टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख के सबको अपनी अपनी जगह रख देंगे। अब तुम बोल सकते हो कि एवरेज स्पीड खत्म, पर अफसोस अभी भी तुम गलत हो। अब मान लो, साला इस मान लो पे पूरी साइंस और मैथमेटिक्स बेस्ड है। मैं तो कह रहा हूँ इस मान लो कोई बल भर दो। अब मान लो कोई पार्टिकल आधे समय के लिए एक स्पीड और आधे समय के लिए कोई दूसरी स्पीड से चले, तब एवरेज स्पीड क्या होगी? अभी तो ये सब भी है आगे। देखो, जहाँ लगे विकल्प सब एक जैसे उसे कहते हैं प्रश्न वैकल्पिक, और जो खत्म हो चुके टॉपिक पे दूसरा चैप्टर बना दे उसे कहते हैं वैज्ञानिक। मतलब समझ गए होगे। उस केस में जब कोई पार्टिकल आधे समय के लिए s1 स्पीड से चले और आधे समय के लिए s2 स्पीड से, तो हमें टाइम एवरेज फार्मूला का यूज़ करना होगा। यहाँ स्पीड बस 2 ही है, इसीलिए एलिमेंट भी 2 ही होंगे इस फार्मूले में। और क्योंकि यहाँ t1 और t2 हाफ टाइम पीरियड है, फुल टाइम पीरियड को t मानते हैं और इन दोनों को t/2 लिख देते हैं। सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो हमारे पास एवरेज स्पीड आएगी s1 प्लस s2/2। ऐसे ही अगर 3 अलग अलग स्पीड हो तो s1 प्लस s2 प्लस s3/3। इसी तरह अगर कोई पार्टिकल अब आधे रास्ते s1 से चले और आधे रास्ते s2 से, तो हमें अब यूज़ करना होगा डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इसी तरह जैसे वहाँ टाइम को t/2 माना था, यहाँ डिस्टेंस को d/2 मानेंगे और इसे सॉल्व करने पे हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा 2s1 s2/s1 प्लस s2। अब सोचो अगर s3 भी आ जाए तो क्या होगा फॉर्मूला? 3s1 s2 s3 अपॉन s1 प्लस s2 प्लस s3। अगर ये गेस किया तो गलत है। d/3 रख के सॉल्व करने पे आता है 3s1 s2 s3 अपॉन s1 इंटू s2 प्लस s2 इंटू s3 प्लस s3 इंटू s1। इसी के साथ ख़त्म हुआ एवरेज स्पीड। नहीं, इस बार मजाक नहीं, सच में ख़त्म। और अगला आता है एक्सेलरेशन। अगर तुम्हारी स्पीड घट या बढ़ रही हो तो तुम्हारे ऊपर ज़रूर एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन लग रहा है। oh, no! धत्तरी की पाप हो गया। अगर तुम्हारी स्पीड बढ़ रही हो तो तुम्हारे ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, और अगर घट रही हो तो डिसेलरेशन। दोनों सेम चीज़ है, फॉर्मूला भी सेम है। जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो अगर उसी डायरेक्शन में वो लगे तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो उसे डिसेलरेशन। बस इतना ही सुन के तुम खुश हो जाओगे और तीसरे पॉइंट पे ध्यान ही नहीं दोगे। तीसरा पॉइंट है डायरेक्शन। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होता है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ज़रूरी एक्सेलरेशन उस पर लग रहा होगा। ध्यान रहे, टीचर तुम्हें वहीं से सवाल देगा जहाँ से तुमने नहीं पढ़ा है। क्लास में भी वो उसी बच्चे से पूछते हैं जिसने अपना हाथ नीचे किया हुआ है। अगर तुमने मूड बना ही लिया है कि मुझे आंसर नहीं चाहिए, तो जैसे ही तुम्हारी एक्सपेक्टेशन वैसे ही रियलिटी। खुश होना चाहिए, पर नहीं, फालतू में पीछे क्लास में शांति से सो रहे लड़के को कूट देंगे। या मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो 3 केसेस पॉसिबल है। सबसे पहला तो इजी है, उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, यानी स्पीड में चेंज आएगा। दूसरा, जब स्पीड सेम हो पर जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो बार बार बदले। इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जाम्पल है अगर कोई रोड जो एक परफेक्ट साइन कर्व की तरह हो और उस पर कोई एक ऑब्जेक्ट चले, जो कि पॉसिबल तो नहीं, पर मैथ्स के स्टूडेंट है इसीलिए मान लो। तीसरा केस वो है जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज करती रहे, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी अलग ही एक मोह माया है जिसको इन फ्यूचर में कभी कवर करूँगा। लास्ट में आइए देखते हैं कुछ ग्राफ को। पहला डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में और दूसरा वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में। फोकस करते हैं अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में।
जहां इस लाइन का स्लोप हमें वेलोसिटी बताएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। कैसे? क्योंकि किसी राइट एंगल में tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट, बेस है टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी स्पीड। क्योंकि थीटा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल है, 90 डिग्री से कम होने पे स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव, और 90 से ज़्यादा होने पे स्लोप नेगेटिव। शुरुआत करते हैं ओरिजिन से, जहां डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों जीरो है। क्योंकि अगले 2 सेकंड तक स्लोप चेंज नहीं हो रहा, वहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है और ऑब्जेक्ट वापस आने लगता है। अगले 2 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है, पर 1 सेकंड और चलने की वजह से वो अपने इनिशियल पोजीशन से भी कुछ दूर जाके रुक जाता है। ऐसे ही अगर बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो यहाँ एंगल हमें बताने वाला है एक्सेलरेशन, जो है वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ ऑब्जेक्ट वापस तो नहीं आएगा, पर एक्सेलरेशन बार बार पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से वेलोसिटी में चेंजेस होते रहेंगे। देखा, ग्राफ का यूज़ कितनी मस्त मस्त जगह आता है। इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा हिंट पहले ही दे दिया है। अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, और तब तक मज़े लो।